नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। आज से हम इकाई 2 के बाद इकाई अपनी 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे। तो साहित्य शास्त्र जो है पुराना नाम है, इसका नाम जो है अब जो बोला जाता है इसे काव्य शास्त्र बोला जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमें दोनों ही इसमें साहित्य शास्त्र में पढ़ने हैं अपने। तो इसमें जो हमारा पहला भाग है उसमें हमें काव्य के लक्षण पढ़ने हैं, दूसरे में हम काव्य हेतु पढ़ेंगे और तीसरे में हम भाग में इसके काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। तो काव्य के लक्षण होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, और तीनों को ही, लक्षण को, हेतु को और प्रयोजन जो काव्य के हम पढ़ेंगे, इन तीनों को ही हम जो है संस्कृत आचार्यों ने क्या मत दिया है उसके आधार पर पढ़ेंगे, पाश्चात्य मत के आधार पर भी पढ़ेंगे, और साथ में जो भी आधुनिक काल के जो भी साहित्यकार रहे हैं उन्होंने क्या कहा है इस बारे में, इन 3 आधारों के ऊपर जो है हम ये काव्य के लक्षण, हेतु और प्रयोजन तीनों ही पढ़ेंगे। तो भाग 1 में शुरू करते हैं आज काव्य के लक्षण। काव्य के शब्द का जो विस्तृत अर्थ होता है वो चमत्कृत एवं आनंद प्रदान करने वाले साहित्य के रूप में है। इसमें शब्दार्थ में साहित्य सम्मिलित होता है जो रमणीयता का बोधक होता है। एक प्रकार से काव्य की परिभाषा दी गई है। काव्य में रमणीयता का बोध कराने वाले अंग जो होते हैं वो रस, छंद, गुण, रीति, अलंकार आदि माने जाते हैं। तो काव्य का जो अगर अर्थ देखें हम तो क्या है कि जो भी चीज़ हमें आनंदित करती है, चमत्कृत करती है, साहित्य का ऐसा रूप हो जिसका कोई ना कोई शब्द अर्थ निकलता हो, ऐसा साहित्य सम्मिलित हो जो रमणीयता का बोधक हो, यानी कि जो मन को हमारे जो है भाए, जो हमारे मन को प्रसन्न करें। और जो काव्य में रमणीयता का बोध कराने वाले अंग होते हैं वो रस है, छंद है, गुण है, रीति, अलंकार जो कि काव्य में पाए जाते हैं। तो ये काव्य की एक प्रकार से परिभाषा दी गई है। फिर संस्कृत के आचार्यों से लेकर आधुनिक काल के विद्वानों ने जो है काव्य को परिभाषित करने के लिए काव्य के लक्षण बताए हैं। यानी कि काव्य क्या है, एक प्रकार से देखा जाए कि काव्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है, उसके लिए कुछ लक्षण बताए हैं कि काव्य में लक्षण होने चाहिए, उसे ही हम काव्य बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संस्कृत में काव्य लक्षण जो है आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर उनका भेद किया है। पहला तो है शब्द और अर्थ के आधार पर, यानी कि शब्दार्थ के आधार पर, दूसरा है सिर्फ शब्द के आधार पर, और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पर। तो 3 प्रकार से भेद किया है संस्कृत के आचार्यों ने काव्य लक्षण के। तो पहले अगर हम देखें शब्द और अर्थ, यानी कि शब्दार्थ के आधार पर जो भेद करे हैं, किन किन आचार्यों ने कैसे कैसे बोला है, उनके बारे में क्या होता है काव्य, अगर देखें तो वही हमारा काव्य लक्षण होता है कि काव्य है क्या, वही हमारा काव्य लक्षण है। तो पहले भामा जी बोलते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये काव्य अलंकार में संग्रहित है इनका ये वाक्य। शब्द और अर्थ का सहित भाव जो होता है वह काव्य है, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों ही होने चाहिए, दोनों का जो मिलाकर भाव बनता है वही काव्य है। यानी कि कोई भी शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना निकले वह काव्य नहीं हो सकता, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए जो कि काव्य में प्रयोग हो रहे हैं। फिर रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, ये भी काव्य अलंकार में है संग्रहित पंक्ति ये वाली। शब्द एवं अर्थ का समन्वय जो है वह काव्य है, ये भी सेम यही बात बोल रहे हैं कि शब्द और अर्थ को जब इकट्ठे मिला देते हैं तो वह काव्य कहलाता है। वामन है कहते हैं वामन ने काव्य अलंकार, न्याय की मात्रा यहाँ पे, वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए गुण व अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य की संज्ञा दी है। अब इन्होंने क्या लक्षण बताया है कि काव्य की आत्मा जो है वो रीति है। रीति क्या होता है, तरीका होता है लिखने को, काव्य को किस प्रकार से लिखा गया है, साथ में उसमें गुण भी होने चाहिए, अलंकार भी होने चाहिए। गुण व अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ है उसको काव्य की संज्ञा दी है। तो वामन ने थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताया है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में काव्य लक्षण के बारे में। इन्होंने बोला है काव्य शब्दोयं गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। वामन ने अलंकार को काव्य का सारभूत तत्व माना है। तो अलंकार की बात करते हैं, सदोष गुणालंकार हाना दानाभ्याम, ये बोला है इन्होंने। तो इस प्रकार से कुछ ये है संस्कृत वाक्य हैं जो हम इतना ज़रूरी नहीं है पेपर के लिहाज से, लेकिन कुछ कुछ शब्द जो वाक्य हैं पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रुद्रट के हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें लिखे हैं। फिर कुंतक बोलते हैं कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाह्लाद कारणी, यानी कि कुंतक जो बोलते हैं कि आह्लाद कारक जो है, जो भी आह्लाद हमें, जो आह्लाद का मतलब होता है जो भी हमें प्रसन्न करे अंदर से, आंतरिक रूप से, कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना संपन्न व्यवस्थित शब्द और अर्थ, इन्होंने भी पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। आह्लाद कारक होनी चाहिए वो जो है काव्य, कवि व्यापार से युक्त होना चाहिए, और सुंदर रचना होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए शब्द और अर्थ। ये सारे जो है इन्होंने काव्य के लक्षण बताए हैं कुंतक ने।
फिर मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापी, यानी कि दोष रहित, दोष ना हो उसमें, गुण सहित गुण हो और यथा संभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ हो, वो काव्य होता है। यानी कि शब्द और अर्थ की बात जो है इन सब लोगों ने करी है, तभी हम पढ़ रहे हैं कि शब्दार्थ के आधार पर जो है जिन संस्कृत आचार्यों ने जो है काव्य लक्षण बताया है, तो शब्द और अर्थ को तो सभी ले रहे हैं। तो दोष रहित होना चाहिए काव्य, गुण सहित होना चाहिए और उसमें अलंकार भी होने चाहिए। वाग्भट क्या कहते हैं, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्त्य, यानी कि इन्होंने वामन और मम्मट जो कहा है उनके मतों का समन्वय किया है इन्होंने कि रीति रस अलंकार गुणयुक्त शब्दार्थ को इन्होंने काव्य कहा है। यानी कि रीति भी होना चाहिए, उसमें रस भी होना चाहिए, अलंकार भी हो, गुण भी होना चाहिए उसमें साथ, और ये सारे कैसे हैं, शब्दार्थ, यानी कि जितने भी शब्द हैं जिनके अर्थ निकलते हैं वो सारे ये सारे गुणों का जो है उसमें प्रयोग होना चाहिए, जो रीति रस अलंकार जो है ये सब, तो उसको इन्होंने वाग्भट ने काव्य कहा है। फिर आनंदवर्धन क्या कहते हैं, काव्य से आत्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम, काव्य की आत्मा जो है वो ध्वनि है और शब्दार्थ जो है वो शरीर है। अब इन्होंने आनंदवर्धन ने जो है ध्वनि की बात यहाँ पर की है, इन्होंने ध्वनि पर जोर दिया है कि काव्य की आत्मा तो ध्वनि है, यानी कि किस प्रकार से उसमें से आवाज़ आती है। अब देखते हैं ना, काव्य में लय ताल सुर बलाघात अनुतान ये सब होता है, तो वो ये ध्वनि की बात करते हैं आनंदवर्धन जी। और शब्दार्थ जो है उसका शरीर बोल रहे हैं, जिस प्रकार से आत्मा और शरीर मिलकर जो है संपूर्ण बनता है, उसी प्रकार से काव्य भी जो है ध्वनि और जो है शब्दार्थ से ही मिलकर संपूर्ण बनती है। ये बात जो है आनंदवर्धन जी कह रहे हैं। राजशेखर क्या बोलते हैं, गुण वदलंकृतच्छ वाक्यमेव काव्यम, यानी कि उपरोक्त पंक्ति जो है इनकी कवि रहस्य शीर्षक अधिकरण में कवि द्वारा दी गई है। इस सूत्र के माध्यम से काव्य की परिभाषा प्रस्तुत की है, तथापि इसका सविस्तार विवेचन इन्होंने नहीं किया है। तो इन्होंने इसमें अलंकार की ही बात करी है, राजशेखर जी ने गुण और गुणों की भी बात करी है। इसमें कवि रहस्य में दिया गया है, इसकी परिभाषा ही दी है, इसका सविस्तार इन्होंने व्याख्या नहीं करी है। विद्याधर क्या कहते हैं, शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ व पुस्तावत काव्यम, तो विद्याधर ने भी जो है शब्दार्थ की ही इसमें बात करी है। इन्होंने भी जो है व्याख्या इसकी हमें प्राप्त नहीं होती, इसमें शब्दार्थ की ही इन्होंने शब्दार्थ को एक प्रकार से काव्य का लक्षण इन्होंने बताया है। फिर हेमचंद्र और विद्यानाथ की बात करते हैं, गुण अलंकार सहित एवं दोष रहित शब्दार्थ को काव्य कहा है, यानी कि गुण भी होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, ऐसा शब्दार्थ हो उसको काव्य कहा है। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये तो हेमचंद्र ने बोला है काव्यानुशासन में। और गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम, ये बोला है विद्यानाथ ने। प्रताप रुद्रे शोभू भूषण में इन्होंने बोला है विद्यानाथ ने। तो इस प्रकार से इन दोनों ने ही गुण अलंकार की और दोष रहित शब्दार्थ की बात करी है। फिर दूसरा प्रकार जो आता है, जो हमने पहला पढ़ा है शब्दार्थ के आधार पर, दूसरा आता है शब्द के आधार पर। देखते हैं हम इसको कि किस किस आचार्य ने क्या क्या बोला है। तो शब्द के आधार पर पहले दंडी बोलते हैं, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी कि आह्लादक अर्थ, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक जो कोई अर्थ हो उससे युक्त पदावली, यानी कि पद की आवली, यानी कि कोई भी पंक्ति ऐसी हो जो हमें प्रसन्नता प्रदान करे, वह ही काव्य है, ये दंडी कहते हैं। जयदेव क्या कहते हैं, निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुणा भूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक्य काव्य नाम वाक, वह वाणी जो दोष रहित हो, रीति और गुण से विभूषित हो, अलंकार रस और वृत्तियों तथा लक्षणों से युक्त हो, वह काव्य है। ये लक्षण इन्होंने बताया है। तो इन्होंने भी काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया है कि दोष रहित हो, रीति हो, उसमें गुण हो से विभूषित हो, अलंकार भी होने चाहिए, उसमें रस हो, वृत्तियाँ हो और लक्षणों से युक्त हो, तो वह काव्य कहलाता है। ये जयदेव ने कहा है। जगन्नाथ क्या कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीयता के द्वारा अलौकिक आनंद की प्राप्ति जो है वह काव्य है। तो इन्होंने भी रमणीयता की बात करी, और रमणीयता का अर्थ भी यही होता है, सुंदरता होता है, मनोरम कोई भी चीज़ हो जो हमें सुंदर लगे, मनोरम लगे, वो रमणीयता होती है उसके अंदर। तो रमणीयता के द्वारा यानी कि सुंदरता के द्वारा हमें जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने से, वह क्या है, वह काव्य है, ये जगन्नाथ कह रहे हैं। तीसरा आधार आता है रस और ध्वनि के आधार पर। हमने शब्दार्थ की बात करी, हमने शब्द की बात करी, अब देखते हैं रस और ध्वनि के आधार पर किन आचार्यों ने बोला है। विश्वनाथ ने लक्षण बताए हैं काव्य के, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रसयुक्त वाक्य जो है काव्य है। ऐसी चीज़ जिसको सुनते ही हमारे कानों में रस घुल जाए, यानी कि रस हमें प्राप्त हो, ऐसा वाक्य जो होता है वह काव्य है, यह विश्वनाथ हमें कह रहे हैं। फिर है भोजराज,
जो कहते हैं निर्दोषम गुणवत् काव्य मलकारेर लंकृतम, यानी कि रसान्वितम कवि कुर्वन कीर्ति प्रीतिंच विंदती। यानी भोज ने कहा है कि दोष रहित, गुण सहित, अलंकारों से अलंकृत और सरस काव्य की रचना करके कवि कीर्ति के साथ साथ सुख की भी प्राप्ति करता है। तो इन्होंने जो लक्षण बताए हैं काव्य के, यही बताए हैं। वह भी दोष रहित होना चाहिए काव्य, गुण सहित होना चाहिए, अलंकार होने चाहिए और सरस होना चाहिए काव्य, जो हमें रस मिले, जिसमें सरस मतलब रस से परिपूर्ण हो वह चीज़। तो वह काव्य जो होता है उसकी रचना करके कवि जो है वो कीर्ति यानी कि यश तो प्राप्त करता ही है, यानी कि प्रसिद्धि तो प्राप्त करता ही, साथ में सुख की भी प्राप्ति करता है। तो ये सारे संस्कृत आचार्य थे जिन्होंने काव्य लक्षण हमें बताए हैं। अब कुछ मध्यकालीन हिंदी कवि हैं जिन्होंने भी काव्य लक्षण बताए हैं, जैसे कि केशव दास जी हैं। इन्होंने कहा, इनकी पंक्तियां जो है मध्यकालीन हिंदी कवियों की, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती हैं। तो केशव दास जी कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो केशव को अलंकारों से इनको विशेष मोह था, अतः उनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग जो है सर्वत्र दिखाई देता है। तो उन्होंने इसमें अलंकार की बात करी है कि जो है भाव है इसका कि अलंकार के बिना जो है वो सौंदर्य संभव नहीं है। इन पंक्तियों में ये कहा है। तो लक्षण जो है कविता का जो कहना चाह रहे हैं केशवदास जी कि वह पंक्ति, वह जो भी कोई भी चीज़ लिखी गई है उसमें अगर अलंकारों का प्रयोग है तो वह ही काव्य है। तो इस प्रकार से केशवदास जी काव्य का एक लक्षण बता रहे हैं। फिर श्रीपति क्या कहते हैं, इन्होंने काव्य सरोज में कहा है, शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। तो इन्होंने भी शब्द अर्थ के बिना जो है और दोष ना हो, उसमें गुण हो, अलंकार हो, रस हो, ये सारी बातें जो है श्रीपति ने करी हैं अपनी पंक्तियों में। फिर चिंतामणि आते हैं। मम्मट और विश्वनाथ की भांति इन्होंने चिंतामणि भी काव्य को दोष रहित मानते हैं, गुणयुक्त और अलंकारवान तथा अर्थ सहित मानते हैं। यानी कि काव्य के लक्षण क्या क्या होते हैं, दोष रहित होना चाहिए, गुणयुक्त होना चाहिए, अलंकारवान हो और उसमें अर्थ हो, यानी कि शब्द ऐसा हो जिसका कोई अर्थ निकले। तो इस प्रकार से ये सारे ही काव्य के लक्षण हैं। सगुना अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। बत का, और इन्होंने एक पंक्ति और बोली है, बत खाऊ रस में जू है कवित कहावे सोई। तो इस प्रकार से जो है चिंतामणि जी की पंक्तियां हैं जिन्होंने काव्य के लक्षण बताए हैं। फिर कुलपति मिश्र जी आते हैं, कहते हैं, जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित यह लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित। अलौकिक आनंद को देने वाले शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। यानी कि अलौकिक आनंद मिले हमें उस चीज़ को पढ़कर, और अर्थ जो है, अर्थ की बात तो सबने करी है, शब्द और अर्थ की बात। तो ये कुलपति मिश्र जी कह रहे हैं, उनकी जो यह परिभाषा है आनंदकारी परंपरा के अनुकूल है। यानी कि आनंद की बात करते हैं वो, कि ऐसी चीज़ जो हमें आनंद प्रदान करे वह ही काव्य है, कुलपति मिश्र कहते हैं। सुरति मिश्र क्या कहते हैं, वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि जो तिहि काव्य कहत सब कोई। यानी कि ये भी मनोरंजन की बात करते हैं, रीति की बात करते हैं, अलौकिक आनंद की बात करते हैं सुरति मिश्र जी। फिर कवि देव हैं जो कहते हैं, देव ने शब्द रसायन में कहा है, शब्द सुमति मुक्ते करे ले पद वचननी अर्थ छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समर्थ काव्य सार शब्दार्थ को रसते ही काव्य सुसार। इस प्रकार से जो है कवि देव ने ये पंक्तियां कही हैं। इसमें आपको सारे नजर आ रहा है इन्होंने क्या क्या बोला है। शब्द की बात करी है, छंद की बात करी है, भाव की बात करी है, रस की बात करी है, शब्दार्थ की बात करी, सारी जो है लक्षण बता रहे हैं कवि देव जो हैं। फिर आते हैं सोमनाथ ने क्या बताया है, सगुन पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। तो इस प्रकार से काव्य वह कवि कर्म है, लक्षण बता रहे हैं जिसमें शब्द और अर्थ सगुण हो, दोष रहित हो और पिंगल छंद का प्रयोग हो, उसके अनुसार हो। सोमनाथ ऐसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य में छंद का समावेश किया है, वह काव्य को कवि कर्म मानते हैं। यानी कि अभी तक जितने भी आचार्य रहे हैं, जितने भी मध्यकालीन हैं, उन सब जो भी मध्यकालीन जो भी साहित्यकार हैं, उनमें सोमनाथ ही ऐसे पहले हैं जिन्होंने छंद की बात करी है कि काव्य में छंद का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सोमनाथ जी छंद के बारे में कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि छंद के बारे में, काव्य में छंद का लक्षण जो है वो किसने बताया है, तो सोमनाथ ने बताया है। भिकारीदास क्या कहते हैं, जाने पदार्थ भूषण मूल रसांग पराग्रह में मति झांकी सो धुनि अर्थहल वाक्यहल ले गुण शब्द अलंकृत सोरति पाकी। तो काव्य वह शब्दार्थ है जो अलंकार ध्वनि रस गुण से युक्त हो। यानी कि शब्दार्थ की बात कर रहे हैं भिकारीदास भी, और उसमें अलंकार होना चाहिए, काव्य में ध्वनि होनी चाहिए, रस होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो ये सारे लक्षण बताए हैं भिकारीदास जी ने।
प्रताप शाही क्या कहते हैं, इन्होंने काव्य विलास में जो है काव्य की परिभाषा दी है। व्यंग्य जीव कही कवित को, हृदय सो धुनि पहचानी, शब्द अर्थ कहीं देह पुनि भूषण भूषण जानी। तो इन्होंने भी जो है इस प्रकार से व्यंग्य की बात भी करी है कविता के अंदर अपनी, और शब्दार्थ की बात भी इन्होंने प्रताप शाही जी ने की है। अब आते हैं आधुनिक युग के जो हिंदी आचार्य रहे हैं और कवि रहे हैं, उन्होंने काव्य लक्षण क्या बताए हैं। तो पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। विलक्षणता मतलब होते कोई भी विशिष्ट चीज़ हो, कोई अद्वितीय चीज़ हो, अगर उसमें नहीं है, कोई उससे चमत्कार उत्पन्न नहीं हो रहा, तो उससे आनंद की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो इन्होंने जो है चमत्कार की बात करी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर इन्होंने और दूसरा भी एक लक्षण बताया है कि एक स्थान पर इन्होंने सादगी, असलियत और जोश से समन्वित रचना को काव्य माना है। यानी काव्य में सादगी होनी चाहिए, असलियत को दिखाए वो, और जोश से भी भरी हुई रचना होनी चाहिए। और अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम भी कविता है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनके पेपर में आ जाती है। अंतःकरण की जो भी अंदर हमारी वृत्तियां हैं, अंदर की जो भी मन की बात है हमारी, अगर उसको हम शब्दों में जो है डाल दे, तो वही जो है उसका नाम क्या है, कविता है, वही काव्य होता है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। तो उस प्रकार से जैसे कि आत्मा जो है अगर वो हर प्रकार से मुक्त हो जाए, तो वह उसे हम कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसे मन से कोई चिंता नहीं रही है। उसी प्रकार से अगर हम हृदय है, हमारा दिल है, वह मुक्त हो जाए, चिंता से मुक्त हो जाए, तो वह रस दशा कहलाती है। उसी दशा में हमें आनंद भी प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो है, मनुष्य जो भी शब्द विधान करता आया है, जब उसको रस दशा को प्राप्त करना है, तो वो कुछ ना कुछ शब्दों में रचता जरूर है, उसे ही कविता कहते हैं। यानी कि हृदय की मुक्तावस्था के लिए जो रस दशा जो प्राप्त होगी हमें, उसके लिए जो भी शब्द विधान करता है कवि, वही कविता कहलाती है। ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। और क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल की, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम अपने जो स्वार्थ संबंध इस दुनिया में चल रहे हैं उनसे बहुत ऊब जाते हैं, हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है, तो उस जगह से हमें ऊपर उठाकर, यानी कि हमारा मन जो है उन चीज़ों से हटाकर जो है सामान्य भाव भूमि पर ले जाता है। यानी कि जहाँ पे हमें एक मन को तसल्ली मिले, जहाँ हमारे मन के भाव बिल्कुल शांत हो जाएं, वो चीज़ जो होती है जिसे पढ़कर हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, वही कविता है। इसमें शुद्ध अनुभूतियों का संचार भी होता है, यानी कि हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता कि चाहे दुनिया में कोई कुछ भी करता फिरे। मतलब कुछ ऐसी कविता जो पंक्तियां होती हैं हमारे मन को बहुत शांति प्रदान करती हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं। फिर नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। अब उन्होंने रस की बात कर दी है, काव्य की बात तो करी है। नैसर्गिक कल्पना का मतलब है प्राकृतिक कल्पना के सहारे जो भी सौंदर्य में चित्रण करता है कवि, वो जो है भावोच्छ्वास करता है, यानी कि गहरा जो भाव होता है हमारा, वो जो है उसको उत्पन्न करता है। और इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यानी कि जो भी अपनी कल्पना के द्वारा, जो प्राकृतिक कल्पना जो मन में आए जा रहे हैं भाव, उसका सौंदर्य से भरपूर, यानी कि उसमें अलंकार हो, रस हो, उन सबको डाल के जो चित्रण करता है कवि, उससे जो है हमारे भाव जो होते हैं बहुत गहरे होते चले जाते हैं, संवेदना उत्पन्न होती है। और जो ये सौंदर्य संवेदना की उत्पत्ति होती है, इसे ही जो है हम रस कहते हैं, जो कि हमें काव्य द्वारा प्राप्त होता है। ये नंद दुलारी वाजपेयी कह रहे हैं। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। तो इन्होंने संकल्पनात्मक अनुभूति की बात करी है,
कोई भी संकल्पना हम कहते हैं ना, कोई भी प्रत्यय होता है, कोई भी एक तरह से जो है किसी भी विषय की जो है कल्पना करके जो अनुभूति प्राप्त करी जाती है, आत्मा जो भी काव्य को पढ़ने के बाद अनुभूति प्राप्त करती है किसी भी चीज़ के बारे में, वो जो होता है विश्लेषण नहीं होता, विज्ञान नहीं होता, उसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि विज्ञान में तो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। इसका जो भी काव्य का संबंध होता है वो सिर्फ एक अनुभूति के द्वारा होता है कि जो हमारा मन जो है उसको जो है ग्रहण कर सके। और आत्मा की जो है मनन शक्ति की असाधारण अवस्था होती है जो उसको सहसा ग्रहण कर लेती है। इसे ही जो है काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है, जिस चीज़ को हम महसूस करें, अनुभूति होना उसको। तो ये सब जयशंकर प्रसाद उसको कह रहे हैं। अब ये वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमको बड़े कठिन से लगते हैं, लेकिन उसका भाव जो होता है वो सरल होता है। अगर हम 2-3 बार पढ़ें तो हमें कुछ ना कुछ उसमें से समझ ज़रूर आ जाता है। फिर सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यानी कि जब हमारा मन बिल्कुल शांत चित्त होता है, परिपूर्ण क्षण होते हैं जिसमें हम एक कवि बैठकर जो होता है पूरी दुनिया से हटकर पूरी तरह से जो है अपने क्षणों को शब्दों में उकेर देता है, उसे ही जो होता है हम कविता कहते हैं। तो ये परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रानंदन पंत कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, जिसमें कि रस हो, जिन शब्दों में रस हो और उसके छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यानी कि वो अगर उसको हम छंदों में बांध दें, यानी कि छंदों का प्रयोग करें, ऐसी विशिष्ट विधा जो होती है वो कविता है। प्रेमचंद कहते हैं, काव्य जीवन की आलोचना है। आलोचना जो है किसी भी चीज़ की जो है हम कह सकते हैं, हम उसको सकारात्मक भी कर सकते हैं, आलोचना नकारात्मक भी हो सकती है। तो जीवन से संबंधित जो भी आलोचनाएं हैं हमारी, वह ही काव्य हैं, प्रेमचंद जी कहते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण, यानी कि जो मैं सोच रही हूँ, मेरी भावनाएं जो भी हैं, अगर मैं उसको शब्दों में डाल दूँ तो वही जो है काव्य है। और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। यानी कि वह ही कविता है। जैसे कि मैंने कोई भी शब्द लिख दिए हैं इस प्रकृति के बारे में, या फिर जहाँ मैं बैठी हुई हूँ उसके सामने जो दृश्य चल रहा है उसको मैं ऐसा शब्दों में बांध दूँ कि जो उसको पढ़ रहा है उसके मन में भी सेम वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाए जैसा मैं उसे बताना चाह रही हूँ, तो वह ही कविता कहलाएगी, ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इनके बताए हुए लक्षण हैं काव्य के। फिर पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य लक्षण बताए हैं। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि काव्य प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। उद्रेक का मतलब होता है प्रमुखता, प्रचुरता, यानी कि सहज जो अनुभूतियाँ जो कवि कर देता है, अपनी जो प्रबल हो रही होती है अनुभूति। जैसे कि मेरे को भी इस टाइम पर मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अपने मन के भावों को जो है सहजता से ही मैंने जो है प्रचुर मात्रा में उसको जो है शब्दों को जो है लिख दिया है, वही काव्य कहलाएगा। और काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यानी कि एक उसके ऊपर उठने की क्रिया है। जो भाव ऊपर उठते हैं हमारे मन से, बाहर निकलते हैं सहज रूप से, वही जो है काव्य है, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। कार्लाइल कहते हैं, काव्य सुस्पष्ट संगीत है। एक प्रकार का संगीत ही है जो कि स्पष्ट होता है, बिल्कुल उसमें हमें नजर आता है काव्य में, वह ही काव्य है, सुस्पष्ट संगीत। एडगर एलन पो कहते हैं कि सौंदर्य की संगीतात्मक सृष्टि जो है काव्य है। कोई भी चीज़ जो बहुत सुंदर है उसको अगर हम संगीत के रूप में लिख देते हैं तो वह ही काव्य है। विल्सन कहते हैं, भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। तो भावनाओं से रंजित बुद्धि जो है काव्य है। रंजित का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो रंगी हुई हो या कोई भी चीज़ प्रसन्न हो। तो भावनाओं से भरपूर जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि तो भावनाओं से भरपूर नहीं हो सकती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भावनाएं जब हमारी बुद्धि पर हावी हो जाती है तो वही काव्य है। तो भावनाओं को एक प्रकार से उन्होंने काव्य का रूप कहा है। शैली कहते हैं कि काव्य भावनाओं का चित्रण है, यानी कि मन की भावनाओं को चित्र बना देना उस शब्दों में, वही काव्य है। सर्वसुखी और सर्वोत्तम, मनों के सर्वोत्तम और सर्वसुख पूर्ण क्षणों का लेखक जो है वो कविता है। यानी कि सबसे अच्छा और सर्वसुख पूर्ण जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुख मिले, ऐसे क्षणों का को लिखना जो है वही कविता कहलाती है। कॉलरिज कहते हैं, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम जो है कविता है। जो सबसे अच्छे शब्द हों और उनको एक अच्छे से क्रम में लिख दिया जाए वही कविता है, कॉलरिज कहते हैं। पीबी शैली, सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि जो है कविता। इन्होंने लय की बात कर दी है, जिसमें लय मतलब होता है जिसमें हमें संगीत सुनाई दे, शब्दों की तुकबंदी हो, तो उसकी सृष्टि अगर कर दी जाए तो वह ही कविता है। हडसन कहते हैं, कविता जीवन की व्याख्या है। जो भी जीवन में चल रहा है वही जो है हमारी एक कविता है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए लय ताल की बात हडसन ने नहीं करी है, तो इन्होंने जीवन की व्याख्या को ही कविता कह दिया है। तो इस प्रकार से काव्य के बहुत सारे लक्षण बताए हैं। काव्य लक्षण का मतलब आपको ये समझना है एक प्रकार से काव्य की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं।
जो भी आचार्य संस्कृत के हैं, जो हिंदी आचार्य हैं, जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने काव्य के बारे में क्या कहा है कि काव्य क्या है, वही जो है काव्य लक्षण है। तो इस प्रकार से काव्य लक्षण हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं। अगली क्लास में हम काव्य हेतु पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे बहुत जो है गुड विशेस भेज रहे हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और हमारा चैनल जो है आप और भी व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सहायता मिले। क्योंकि इस टाइम पर सारे ही ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि नई किताब आई है, क्योंकि कोई भी ऐसी किताब एक भी मैंने अभी तक नहीं देखी है जिसमें पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज विषयवार जो है आपको पूरा मिल जाए। ऐसी कोई पुस्तक अभी तक नहीं आई है। मैं भी जो आपको पढ़ाती हूँ वो भी मैं बहुत अलग अलग पुस्तकों का प्रयोग करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है मैं सामग्री दे सकूँ जो कि आपके पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। वरना पढ़ने को तो बहुत ज़्यादा है। जो मैंने इसमें एक एक पंक्तियों में लिखा है, ये सारी बातें जो भी मैंने इसमें यहाँ पे एक एक पंक्ति आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, इनके बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो उसका सार होता है, सार अगर हमें समझ में आ जाता है तो वही हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।